अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिम और मैं आपको वेलकम करता हूं। और मैं आपसे बात कर रहा हूं गैसीय एक्सचेंज की, और मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं गैसीय एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, गैसीय एक्सचेंज में हमने गैसीय एक्सचेंज का मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, गैसीय एक्सचेंज में हम उसका पाथवे देख चुके हैं, गैसीय एक्सचेंज में हम लंग कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स को देख चुके हैं। आज जो बात मैं आपसे करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज सबसे पहले जिस चीज़ की मैं आपसे बात करने जाऊंगा, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की। अब इमीडिएट सवाल ये ध्यान में आता है कि यार ये कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग क्या चीज़ है। अब देखिए मेरी बात सुनें, ब्रीथिंग के बारे में आप एक बात याद कर लीजिए कि प्रिंसिपली breathing is an involuntary process। ये बात आप याद कर लीजिए कि प्रिंसिपली जो ब्रीथिंग है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में इस वक्त बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रहा हूँ। ना आपको सांस लेने का पता चल रहा है, ना मुझे सांस लेने का पता चल रहा है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें इसको खुद से काबू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये बात आप याद रखिए कि हम ब्रीथिंग को फॉर अ बिट एक लेवल तक कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, वो जब अस्पताल आते हैं तो वो कैसे कर रहे होते हैं, इस तरह से। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रीथिंग रेट को खुद ब खुद बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा है जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समंदर के अंदर डाइविंग करते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, वो बड़े ट्रेंड होते हैं और वो एक डेढ़ 2 मिनट तक, इवन कुछ लोग तो इतना एक्सपर्ट होते हैं कि 3 मिनट तक भी पानी के अंदर जो है अपना सांस रोक लेते हैं। तो अब आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि ब्रीदिंग प्रिंसिपली इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है। बट हमें ये बात याद रखनी है कि इसके साथ साथ ब्रीदिंग को कुछ लिमिट तक वॉलंटरीली भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैन ऑल्सो be controlled voluntarily for a short duration of time। तो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक इसको इनवॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, ज़्यादा देर तक नहीं, ये बात याद रखनी है। अच्छा, जब हम ब्रीथिंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें इसको समझना होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल कंट्रोल इनवॉलंटरी है, तो मैं आपसे इसके इनवॉलंटरी कंट्रोल की ही आज बात करूंगा। ठीक हो गया? अब आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है कि इधर हो गया। अब देखिए होता क्या है, जब आप अपने हार्ट को देखते हो, ये लेट सपोज मैंने आपका हार्ट बना लिया, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। आपको पता है ना आपके हार्ट से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अराइज होती है। मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन में इसके बारे में और बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, ये आपके हार्ट से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अराइज हो रही है, और ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो हार्ट से अराइज हो रही है, इस आर्टरी को आप और मैं एओर्टा का नाम देते हैं। आपको पता है ना, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। अब इस एओर्टा में से 3 आर्टरी अराइज होती हैं। अभी मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके किसी काम के नहीं है। सर, जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और ज़रूर पढ़ाऊंगा, और बड़े धड़ल्ले से हम उसको वहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद ये पहली वाली आर्टरी इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर 2 आर्टरीज इसमें से सिंगल इस तरह से अराइज होती हैं, इस तरह से अराइज होती हैं। मैंने कहा ना, अभी हमें इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है। जब मैंने हार्ट के हवाले से ये वेसल बहुत बड़ी बनाई है, ये इतनी बड़ी होती नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया मिले। अब देखिए होता क्या, अब आपको पता है ये वाली जो आर्टरी है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एओर्टा का, और मैं आपको कह रहा हूँ ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो ये वाली जो 2 आर्टरीज है ना, ये 2 आर्टरीज आपने याद रखनी है, इनको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज। और आपने याद रखना है जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये वो आर्टरीज हैं जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। किसको ब्लड सप्लाई करती हैं बच्चों? हमारे
ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा आप देखिए, अब होता क्या है, अपना एओर्टा के अंदर यहाँ पर इस जगह पर सेल्स का एक ग्रुप मौजूद होता है। इसी तरीके से कैरोटिड आर्टरीज में भी सेल्स के स्पेशल ग्रुप मौजूद होते हैं। अब ये जो सेल का ग्रुप मैंने यहाँ बनाया है, ये वाला ग्रुप, इसको मैं नाम दे देता हूँ एओर्टिक बॉडी का, एओर्टिक बॉडी का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैरोटिड बॉडीज का। किसका नाम दे देता हूँ? कैरोटिड बॉडीज का। अब आप समझ रहे होंगे मैंने इसको बॉडीज को लिखा है क्योंकि ये दो हैं, ठीक है ना। अच्छा आप जरा ध्यान से बात समझनी है बहुत ज़्यादा। होता क्या है, ये जो हमारी कैरोटिड बॉडीज हैं और ये जो हमारी एओर्टिक बॉडी है, ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एओर्टा contains aortic body while carotid arteries contain carotid bodies। याद कर लीजिए, ये दोनों के दोनों दे बोथ आर कीमो रिसेप्टर्स। ये दोनों क्या हैं शाबाश, याद कर लीजिए, ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं। अब देखो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। कीमो रिसेप्टर वो नहीं होते जो कीमा जो है वो कंट्रोल करते हैं। कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? केमिकल्स को। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा यकीन नर्वस सिस्टम में, ये डिटेक्ट करते हैं किसको? दे डिटेक्ट व्हाट? दे डिटेक्ट केमिकल्स। तो रिसेप्टर आपको पता है स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि रिसेप्शन का काम करते हैं। तो कीमो रिसेप्टर जो केमिकल को रिसीव करेंगे। अब बड़े ध्यान से ये बात सुननी है, बड़े ध्यान से बात सुनिए यार, ये फैन बंद कर दीजिए। अब बड़े ध्यान से हमें ये बात सुननी है कि ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये सेंसिटिव हैं और ये डिटेक्ट करते हैं दो चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन आयंस को। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। हाइड्रोजन आयंस क्यों? इस बात को आप थोड़ी सी देख लीजिए, मेरे को उधार छोड़िए, मैं अभी आपको उसको जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, आप देखें होगा ये, अगर जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फर्ज करें कि आप बैठे में, आपने कहा चलो यार मैं थोड़ा बैठे बैठे जो है लॉकडाउन में परेशान हो गया हूँ, तो मैं कुछ जॉग करता हूँ, वॉक करता हूँ, घर में कोई एक्सरसाइज करता हूँ, ज़रा फिट करता हूँ अपने आप को। आप जैसे ही आपने एक्सरसाइज शुरू की वैसे ही आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ गया। जैसे ही आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ा वैसे ही आपकी बॉडी ने मेटाबॉलिज्म को जो है वो तेज़ किया। जब मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ, रेस्पिरेशन तेज़ हुई, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको पता है ना, जब भी रेस्पिरेशन होती है उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो ज़्यादा रेस्पायर करेगी, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे। हाइड्रोजन आयन क्यों, मैं अभी आपसे बात करता हूँ उसकी। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे और जैसे ही ये जनरेट ज़्यादा होंगे, इनको फौरन डिटेक्ट करेगा कौन? इनको फौरन डिटेक्ट करेंगे ये कीमो रिसेप्टर्स, जिनको हम एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ का नाम दे रहे हैं। अब ये एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ करेंगी क्या? ये फौरन मैसेजेस भेजेंगे ब्रेन को। ये क्या करते हैं? ये मैसेज भेजते हैं मेडुला को। तो दे सेंड मैसेजेस टू मेडुला, और आपको पता है मेडुला इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, मेडुला ब्रेन का पार्ट है। और मेडुला को क्यों भेजेंगे? क्योंकि हमारा जो ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर है वो मेडुला में। तो ये मेडुला को जो है फौरन मैसेज भेजेंगे और जैसे ही मेडुला के पास मैसेज पहुंचेगा, मेडुला कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकालने के लिए ब्रीथिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देगा। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हो वैसे ही आपका ब्रीथिंग रेट तेज़ होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो एक्सरसाइज करने से पहले इस तरह खुद से जो है ब्रीथिंग तेज़ करनी पड़ती है फिर आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ मीनवाइल अब आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि अब आप सो रहे हैं। नाउ अब आप बहुत पीसफुली, बहुत मज़े से जो है आप सो रहे हैं और आप नींद के मज़े लूट रहे हैं। जब आप नींद के मज़े लूट रहे होते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम नीचे आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज वक्त नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मेटाबॉलिज्म कम होता है तो वैसे ही बॉडी की एनर्जी डिमांड कम हो जाती है। जैसे ही बॉडी की एनर्जी डिमांड कम होती है रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, और जैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड के अंदर।
जैसे ही ये कम होगी अगेन इसको कौन डिटेक्ट करेगा, एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज, ये फिर मैसेज भेजेंगी ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा, जल्दी से लंग्स को कहेगा कि भाई ब्रीथिंग के रेट को स्लो करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन किया जा सके। ठीक है ना, याद है ना आपको होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट आपने और मैंने सीखा था कि होम्योस्टेसिस इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो बॉडी क्या करती है, चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहती है, ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, एक लेवल पर मेंटेन रहे। तो इसलिए जब ज़्यादा हो रहा है तो कम करना है, जब कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करो। बेटा आपको बात समझ आ गई? इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो ब्रीथिंग के पूरे प्रोसेस को इनवॉलंटरीली कंट्रोल करती रहती है, और आपको पता भी नहीं चलता है, और ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है और होती जाती है। बहुत ही कमाल के प्रोसेस है, खुदा ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त सिस्टम जो है हमें दिए हैं और हमें उनके बारे में पता ही नहीं। ठीक है बेटा, ये बात आप समझ गए सारी की सारी। तो ये था प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग।